आदर्श विद्या मंदिर की इस ऑनलाइन पाठशाला में मैं लक्ष्मण लखारा आचार्य आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक पिपाड़ शहर हमारे इस चैनल में सभी भैया बहनों अभिभावकों व मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज 9वीं कक्षा की पुस्तक अर्थशास्त्र के पहले अध्याय के दूसरे भाग को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भाग में हमने पालमपुर गांव का परिचय और वहाँ के उत्पादन के संगठन के बारे में पढ़ा था। आज के इस भाग में हम पालमपुर में खेती, इसका पहला बिंदु भूमि स्थिर है और दूसरा बिंदु क्या उसी भूमि पर अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, और तीसरा बिंदु क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, और चौथा बिंदु पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। ये 4 बिंदु हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पाठ के बीच में आपको कुछ हाईलाइट किए हुए इस प्रकार के पैराग्राफ मिलेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर एक पैराग्राफ आया है। इस पैराग्राफ के बारे में या ये पैराग्राफ आपको कुछ नई जानकारी प्रदान करेगा। इस पैराग्राफ में हेक्टेयर जानते हैं। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। तो हेक्टेयर क्या है? भूमि को मापने की एक इकाई है। इसी प्रकार कुछ क्षेत्रीय इकाइयाँ भी चलती है, जैसे कि बीघा और गुंठा। अब एक हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? एक हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप एक हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक हेक्टेयर का जो मतलब बताया वो ये बताया है 100 मीटर गुणा 100 मीटर, यानी कि ऐसा कोई एक क्षेत्र, वर्गाकार क्षेत्र, जिस क्षेत्र की एक भुजा 100 मीटर है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कहलाएगा 1 हेक्टेयर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन दूसरा बिंदु पढ़ते हैं। पहले बिंदु में हमने जाना कि पालमपुर में जो भूमि है वो निर्धारित है, निश्चित है, अब उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो क्या उसी भूमि पर अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है क्या, ये अपन दूसरे बिंदु में पढ़ेंगे। तो क्या कह रही है किताब, पढ़ते हैं। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। खरीफ का मौसम ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम यानी कि खरीफ में यहाँ के किसान गेहूं उगाते हैं। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या फिर उसको गुड़ बनाकर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा कि ये जो किसान है वो 3 खेती कर लेते वर्ष में। सबसे पहली खरीफ के मौसम में, और दूसरी है वो रबी के मौसम की, और इसके बीच में वे
आलू की खेती भी कर लेते हैं। ये लोग अपनी फसल को रायगंज की मंडी में बेचते हैं, जबकि इनके द्वारा जो गन्ना पैदा किया जाता है वो गन्ना कच्चे रूप में या उसका गुड़ बनाकर शाहपुरा के व्यापारियों को बेच देते हैं। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। रहट ये खेती की या सिंचाई करने की एक परंपरागत या पुरानी विधि है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रहट कैसी होती है रहट का एक फ़ोटो दिखाता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये आपके सामने एक रहट का फ़ोटो है। इस प्रकार बैल जो है वो इस जगह पर इस प्रकार से चक्कर काटते रहते हैं और यहाँ पर एक चक्कर में डोलियाँ लगी हुई है और डोलियों से गिरने वाला यहाँ पर पानी गिरता है और ये पानी फिर आगे इन नालियों के माध्यम से खेतों में जाता है और सिंचाई होती है। इस चीज़ को मैं आपको एक वीडियो में दिखाता हूँ ताकि आप और अच्छा समझ पाएंगे। ज़्यादा आगे मत जाना सर, किनारे लूज होगी। प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपने रहट का फ़ोटो और एक वीडियो देखा जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार से कुएं में से पानी को निकाला जा रहा था। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है या कैसा लगा है आप कमेंट में हमें बताइएगा। तो इस प्रकार से ये रहट द्वारा सिंचाई करने की जो सुविधा है वो प्राचीन तरीका है या ये प्राचीन तरीका था, लेकिन पालमपुर में बिजली के आ जाने के बाद वहाँ पर सिंचाई की एक सुविकसित सुविधा बन चुकी है। क्या सुविधा है वहाँ पर? तो बिजली बहुत जल्दी आने से यहाँ पर लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। एक वर्ष में इस प्रकार भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो भाई जब किसान एक वर्ष में 2 या उससे अधिक फसल पैदा करता है या फसल लेता है तो उसको बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। और इस प्रकार की सुविधा जहाँ पर अच्छी भूमि के साथ बेहतर सिंचाई सुविधाएं होती है वहीं पर ऐसा कर पाना संभव होता है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे प्राचीन प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसल पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। तो जिनके पास में अच्छी बेहतर सुविधा है वे तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं।
और बाकी के किसान कम से कम 2 फसल तो पैदा करते ही करते हैं। देखिए यहाँ पर फसलों को भी बताया, ज़्यादातर किसान गेहूँ, गन्ना, फिर बाजरा और तीसरी फसल के रूप में आलू को पैदा करते हैं। यहाँ पर एक इंडेक्स आया हुआ है। इस इंडेक्स में यहाँ बताया गया है वर्ष, और यह बताया गया है कितने हेक्टेयर में जुताई की गई थी। तो वर्ष के पास में हेक्टेयर लिखे हुए हैं और इसी चीज़ को यहाँ पर एक आरेख बनाकर भी बताया है। आगे बढ़ते हैं। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूची के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। तो यहाँ पर मैं एक फसल को लिख देता हूँ, बाकी आप प्रयास करना लिखने का। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर बाजरा। अब बाजरा किस माह में बोई जाती है आपको पता होगा, बारिश के मौसम में। लगभग उस समय महीना रहता है आपके जून जुलाई। तो जून जुलाई में ये बोई जाती हैं और उसके 4 महीने बाद आप आ जाओ तो अक्टूबर नवंबर महीने में ये काटी जाती है। तो उस समय सिंचाई का माध्यम क्या होता है? उस समय सिंचाई का माध्यम होता है वर्षा। इस प्रकार आप भी इस सारणी में 3 और फसलों को लिखकर इस सारणी को पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। तो पहला तरीका तो बहुविध फसल प्रणाली था, और दूसरा तरीका जिससे आप भूमि के उसी टुकड़े से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, तो उसके लिए है आधुनिक कृषि विधि। अब आधुनिक कृषि विधि क्या है और कब से इसकी भारत में शुरुआत हुई है उसको पढ़ते हैं। मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। तो यहाँ आपने पढ़ा था कि पहले जो किसान थे उनको बीजों को खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, वो उनके पास में थे, और उर्वरक के रूप में भी वो गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद या जैविक खाद का ही प्रयोग करते थे। लेकिन कृषि की इस आधुनिक प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था और ये कब से होना प्रारंभ हुआ? 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों में से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। तो यहाँ पर बात हो रही थी आधुनिक विधि की। अगर आप आधुनिक विधि के द्वारा कृषि करना चाहते हैं तो उसमें किन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी? एक तो अधिक उपज देने वाले बीज, दूसरा अधिक सिंचाई,
तीसरा रासायनिक उर्वरक और चौथा कीटनाशकों। इन चारों की आवश्यकता रहेगी अगर आप आधुनिक विधि के द्वारा खेती करना चाहते हैं। इस विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन में बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि देखी जाती है, जैसा कि यहाँ पर भी पालमपुर में भी हुआ है। आधुनिक खेती के द्वारा पालमपुर में पैदावार में क्या बदलाव आया है उसको पढ़ते हैं। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों को सबसे पहले प्रयोग किया। तो भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, इस भाग में सबसे पहले आधुनिक तरीके से खेती करने का प्रचलन हुआ था। उसका कारण यहाँ पर अच्छी ज़मीन और सिंचाई की सुविधाओं का होना है। उसका परिणाम क्या देखने को मिलता है? इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों यानी कि अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। हेक्टेयर के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। जबकि HY बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। कहाँ तो परंपरागत विधि से खेती करने पर 1300 किलोग्राम की पैदावार होती थी और ज़मीन के उसी भाग से आधुनिक खेती विधि द्वारा 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पैदावार पहुंच गई। ये अपने आप में एक अचंबा है, अद्भुत काम है यहाँ के किसानों के द्वारा। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थी। अधिशेष से मतलब है किसान जितनी पैदावार करता है उस पैदावार का वो कुछ भाग वो अपने परिवार के लिए रख लेता है। परिवार को भी तो खाने के लिए अनाज की आवश्यकता रहती है और बाकी का जो बचा हुआ भाग है वो बाजार में या मंडी में बेच देता है। तो ये जो बच रहा है अपने परिवार के लिए गेहूं निकालने के बाद जो बच रहा है वो कहलाएगा अधिशेष। सारणी 1.2 में भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ टन इकाइयों में दिखाया गया है। यहाँ पर एक सारणी दी हुई है। इस सारणी को देखिए आप। जब पालमपुर के अंदर इस वर्ष के दौरान या इस समय तक जितनी भूमि थी उस सारी भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। तो अब भूमि के बढ़ने की गुंजाइश है वो लगभग खत्म हो चुकी है। ये जो वर्ष है यहाँ पर भूमि को और ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि दालों के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और इसी तरह से गेहूं के उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। साल दर साल इसके उत्पादन को आप बढ़ता हुआ यहाँ पर पाएंगे। ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ खेती की आधुनिक प्रणाली के द्वारा। अब यहाँ पर एक शब्द आया है हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब क्या है? तो हरित क्रांति 1960 के दशक के अंदर खेती के अंदर जो आधुनिक विधियों का प्रयोग किया गया था जिसमें अनाज का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस परिवर्तन को
हरित क्रांति का नाम दिया गया। अब हम तीसरा बिंदु शुरू कर रहे हैं। हमने अभी पढ़ा था कि हरित क्रांति में कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग किया गया था, लेकिन कृषि की इस आधुनिक प्रणाली का कोई प्रभाव या दुष्प्रभाव वहाँ की ज़मीन को भुगतना पड़ता है क्या, तो उसके बारे में हमें तीसरा जो बिंदु है आधुनिक विधि द्वारा पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताएगा। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। तो ये हो गया उर्वरकों से पड़ने वाला पहला दुष्प्रभाव। क्या हुआ? मिट्टी की उर्वरता में कमी आ गई। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। तो इस प्रकार इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आधुनिक कृषि विधियों के प्रयोग से क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। एक बार पुनः हम उस दुष्परिणामों की ओर चलते हैं। पहला दुष्परिणाम उर्वरकों के अधिक उपयोग से भूमि की या मिट्टी की उर्वरता में कमी का आना, और दूसरा आधुनिक विधि में बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंचाई करनी पड़ती है और वो भी नलकूपों से होगी। तो दूसरा प्रभाव ये रहेगा कि भौम जल के सतत प्रयोग से या उपयोग से भौम जल स्तर है वो कम हो गया है। ये दो दुष्प्रभाव जो है वो इस विधि के द्वारा खेती करने पर देखने को मिलेंगे। ये पेज नंबर 5 था। अब हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। इस पेज में कुछ खेतों को यहाँ पर बताया गया है और चौथा बिंदु भी बताया गया है। ये जो चित्र में दिखाए गए खेत हैं, ये खेत हमें बताएंगे कि पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार से वितरित है। तो इस विवरण को पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ यहाँ पर तथ्य भी दिए गए। इन तथ्यों को आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ेंगे। मैं चौथा बिंदु पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में आपने देखा कि यहाँ पर लगभग 450 परिवार हैं, लेकिन सबके पास में खेती योग्य भूमि का होना संभव नहीं है। तो यहाँ के 450 परिवारों में से लगभग 1/3 यानी कि 150 परिवारों के पास में खेती के लिए भूमि नहीं है और वे अधिकांशतः क्या है, दलित हैं। तो 150 परिवार ऐसे हैं जहाँ पर या जिनके पास में खेती योग्य भूमि तो बिल्कुल नहीं है। तो वे लोग क्या है, वे लोग अन्य व्यवसाय में लगे हैं, मजदूरी में लगे हैं, या फिर वो कृषक मजदूर हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है, उनके पास में 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। तो ये जो 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल है ये थोड़ा कम है। तो इस हेक्टेयर से या इस ज़मीन से पैदा होने वाली फसल या उससे होने वाली आमदनी है वो बहुत ही कम है। एक यहाँ पर छोटी सी कहानी बताई गई है। इस कहानी में यह समझाया गया है कि किस प्रकार से छोटी ज़मीन जो है
वो परिवार के पालन पोषण के लिए कम रहती है। 1960 में कृषक गोविंद के पास में 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद ने अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, क्योंकि अब वो जो भूमि है वो 3 टुकड़ों में बढ़ चुकी है। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि गांव में सबके पास में पर्याप्त जमीन की कमी है। ऊपर एक चित्र दिया हुआ है, चित्र 1.5, पालमपुर गांव में कृषि भूमि का वितरण। इसका वर्णन नीचे दिया हुआ है, हम पढ़ते हैं। चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मंझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर इन चित्रों में देखिए आप, पहला जो चित्र है, इस चित्र में बताया गया है कि किसान गेहूं की फसल को काट रहा है। दूसरे चित्र में किसान जो है वो परंपरागत विधि से हल द्वारा खेत को जोत रहा है और बीज डाल रहा है। यहाँ पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, दवाई अपनी फसल को कीटाणुओं से बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए। इस चित्र में आप देखिए, ये कृषि की या जुताई का परंपरागत या पुराना तरीका है, और इस चित्र में जुताई करने का आधुनिक तरीका है, ट्रैक्टर के द्वारा जुताई की जा रही है। इस आरेख को देखिए, इस आरेख में बताया गया है कि जमीन और किसानों का अनुपात क्या है। ये कृषि क्षेत्र है। इसमें जो डार्क कलर दिखाया गया है वो है मंझोले और बड़े कृषक। तो जो 55.4% ऐसे किसान हैं जिनके पास में 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। वहीं आप इस चित्र को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, सीमांत एवं छोटे कृषक किसको कहा जाता है? ऐसे किसान जिसके पास में 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उनको सीमांत और छोटे कृषक कहा जाता है। तो ऐसे कृषकों का अनुपात कितना है? ऐसी भूमि का अनुपात कितना है? 15%। जबकि ऐसे किसानों की संख्या कितनी है? 85%। तो 85% किसानों के पास में मात्र 2 हेक्टेयर जमीन ही है। अगला बिंदु है श्रम की व्यवस्था। ये हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने पालमपुर गांव की कहानी का दूसरा भाग पढ़ा है। इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप बाद में आराम से इन प्रश्नों को कर सकें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे लाइक कीजिए और कमेंट में अपने कुछ सुझाव दीजिए। तो आज की वीडियो में हमने उत्पादन के 3 महत्वपूर्ण घटकों में से पहला घटक पढ़ा है भूमि। हमने इसके 4 बिंदु पढ़े हैं अभी तक।
कल हम इसका 5वां बिंदु पढ़ेंगे, जो आपको उत्पादन की आवश्यकता का या दूसरी आवश्यकता है श्रम, और इसके अलावा पूंजी। तो कल हम श्रम और पूंजी के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को। जय माँ सरस्वती, जय माँ भारती।